नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में। और यह है एक मुलाकात, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। तो उसके पहले, मुलाकात के पहले आपको बता दूं कि आज का विषय क्या है। कहते हैं सेहत हज़ार नियामत, यानी स्वास्थ्य ही धन है और अंग्रेज़ी में हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद ही लापरवाह हो जाते हैं। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस में यानी जागरूकता में आज भी कमी है। आज का विषय हमारा है जन स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न आयाम। तो इन आयाम पर हमें बातें करनी है आज की मेहमान से। हमारी मेहमान है सोफिया अहमद। सोफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो आपको बता दूं कि सोफिया जी रिसर्च कर रही हैं इस विषय में और जन स्वास्थ्य और पोषण के आयाम पर। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि बहुत सारे टेक्निकल आजकल के विषय हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक अलग सा ख़ास विषय है, यही आपने क्यों चुना? एक्चुअली मैं पहले से ही न्यूट्रिशन में काम कर रही थी। मेरा जॉब था न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क में, और स्पेशली मुझे इंटरेस्ट तब पैदा हुआ जब मैं अराउंड 2 इयर्स पहले एक CNNS सर्वे आया था, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। तो उसमें एक रिजल्ट था कि वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे सर्वे हुआ था, और उसमें ये पाया गया कि अराउंड 10% ऑफ चिल्ड्रन between the ages of 5 and 9 years they are suffering from pre-diabetes। मतलब आप इमेजिन कर सकती हैं कि अभी बच्चा 10 साल का भी नहीं हुआ है और वो प्री डायबिटिक है, 5% को हाई ब्लड प्रेशर है, 3% को हाई कोलेस्ट्रॉल है। तो ये रिज़ल्ट मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा और काफ़ी तभी से मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैं इसी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में आगे भी काम करूं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम विषय ही है जन स्वास्थ्य और पोषण पर हम बातें कर रहे हैं, जहां हम स्वास्थ्य की जागरूकता के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँची? आपकी अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई? एकेडमिक्स, एजुकेशन? जी, मैंने अपना बैचलर्स इन ज़ूलॉजी किया था पुणे यूनिवर्सिटी से। तो उसी में एक सब्जेक्ट था पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट उठा, एंड फिर फर्दर मैंने मास्टर्स डिग्री हेल्थ साइंसेज में किया फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। एंड वैसे ही उसी फील्ड में फिर आगे बढ़ती गई। फिर रिसर्च भी मैंने उसी फील्ड में किया, पब्लिक हेल्थ में। जिस रिसर्च की आप बात कर रही हैं, तो ये रिसर्च पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य और पोषण जो है, इसके बारे में डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएंगी? जी, मैंने अपने मास्टर्स में एक रिसर्च किया था, दैट वाज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। तो उसमें हमने जो सैम्पल साइज लिया था वो एक रूरल एरिया से लिया था। यूजुअली लोग मानते हैं कि रूरल एरियाज़ में लाइफस्टाइल डिजीज़ेस अभी उतने कॉमन नहीं हुए, क्योंकि उनका काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं। तो उनके हिसाब से तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। बट जब हमने सर्वे किया, हमने 5 विलेजेस में सर्वे किया इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, एंड उधर हमने पाया कि अप्रॉक्सीमेटली 28 पीपल हैड रेज्ड ब्लड प्रेशर, तो आइदर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। एंड इसके रीजंस ये थे कि उधर अब जंक फूड बहुत आसानी से मिल जाता है एंड एट वेरी चीप रेट्स। उसके बाद फिर हेल्थ सर्विसेज का उतना प्रॉपर यूज़ नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो ये सब फैक्टर्स भी हमने इंक्लूड किया था, इंक्लूडिंग डाइट एंड यूज़ ऑफ टोबैको और अल्कोहल, ये भी हमने कंसिडर किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने बताया, जिस पर हम बातें कर सकते हैं कि स्वास्थ्य, पोषण, खान पान अपनी जगह है। ये जो टोबैको और इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके जितने भी न्यूट्रिशन आप खाते हैं उसको शायद ख़त्म कर देती हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, टोबैको मतलब टोबैको इज़ द लीडिंग कॉज जो बोलते हैं फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, एंड ये ऐसा चीज़ है जो आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपना इंटर्नशिप भी मैंने निर्माण भवन में इंटर्नशिप किया था इन नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल। तो उधर भी हमने यही रिसर्च किया था कि हर एक स्टेट जो है इंडिया में वो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं ताकि टोबैको यूज़ कम हो उनके स्टेट में। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी था। फिर उसके बाद मैंने जामिया में भी उधर एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक था, तो उधर भी मैंने एक स्टडी कंडक्ट किया। एंड उधर एक्चुअली हम फीडबैक लेते थे जो भी पेशेंट्स आते थे और जिनको टोबैको एडिक्शन छोड़ना था।
तो हमने भी अराउंड 230 पेशेंट्स का वो सर्वे लिया एंड उसमें से हमने फॉलोअप किया उन्हें 3-4 महीने तक। तो ये पाया गया कि बीच बीच में हम उन्हें मोटिवेट भी करते थे, हेल्थ अवेयरनेस भी देते थे, फ़ोन पे भी बात करते थे। तो हमने पाया कि अप्रॉक्सीमेटली 20% लोग बोले कि उन्होंने काफ़ी रिडक्शन कम कर दिया है। तो ये भी हमारा एक रिसर्च था कि हम देखें कि कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। मींस कि ये बहुत फ्रूटफुल रहा। हाँ, मतलब आपने जो मेहनत की, जो आपने रिसर्च किया, उसका फल भी मिला और लोगों में ये जागरूकता आई है। तो एक अगर बड़े मास लेवल पे लोगों को जागरूक करना चाहें, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, पोषण जो है और साथ साथ नशा मुक्ति, तो इन सब के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आए? जागरूकता के लिए देखिए ऑब्वियसली सबसे पहले मास कम्युनिकेशन के अलावा तो मतलब हो नहीं सकता। तो कोई भी आप ज़रिया ले लीजिए, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, प्रिंट जर्नलिज्म हो, स्ट्रीट प्लेज हो या फिर पोस्टर्स हो, ये सब हेल्प करता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ सर्विसेज हो, जैसे गांव-गांव में ANM होती है, आशा होती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी अपने लेवल पे जागरूकता फैलाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो आशा बहनें आपने बताई, वो लोग हैं। एक आम इंसान हमारे जैसे जो हमारे आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहें, तो आमतौर पर होगा कोई अगर तंबाकू खा रहा है, अगर हमने मना किया तो बोलेंगे आपका क्या जा रहा है, अपने पैसे का खा रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। तो इन लोगों को क्यों अपनी जान की परवाह नहीं होती कि कल होके ये जानलेवा हो सकता है? ये स्वास्थ्य का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसके लिए हम लोग किस तरह से जागरूकता लोगों को समझा सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे जान की ही कीमत पे तुम खा रहे हो? इसके लिए और क्या किया जा सकता है? अल्टीमेटली तो वो विल पावर पे डिपेंड करता है। अनलेस एंड अनटिल पर्सन खुद से बदलाव नहीं चाहता है, तो आप जितना उसे समझाओ वो नहीं समझेगा। बट ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया था जब मैं सर्वे कर रही थी। तो इसका यही है कि हम बस उन्हें समझा सकते हैं। हम लिटरली एक पेशेंट को लेके मैं बैठती थी और उनको समझाती थी कि ऐसा है, क्या है। पोस्टर्स भी, पैम्फलेट्स भी मैंने बनाए थे, वो मैं दिखाती थी। तो इंडिविजुअल फोकस करना, क्योंकि एडिक्शन छोड़ना बहुत बड़ा वो चैलेंज है। यही बात खुद है। में। हाँ, तो यही मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि जो आपने बताया, क्योंकि कई बार होता है कि लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। वो खुद कहते हैं कि मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत ख़राब चीज़ है या जान का डर है, पर नशा एक बार आ गया तो वो आ गया। तो ये स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है। एक दिलचस्प बात और है, जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, सोफिया अहमद के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मीडिया की बात की। तो आपको बता दूं, रिवील कर रही हूँ कि ये खुद एक प्रेजेंटर हैं, कम्युनिकेटर हैं। तो आप मीडिया, एक तो आप अवेयरनेस की बात कर रही हैं, मीडिया से आप जुड़ी हुई हैं, तो अपने मीडिया का जो सफ़र है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मीडिया से एक्चुअली मैं बचपन से ही कुछ एक्टिंग प्रोग्राम्स करती थी। बचपन में। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक इंटरनेशनल रेडियो रिपोर्टर कोर्स कंडक्ट हुआ था यूनेस्को के साथ। तो उसमें वो एक 4 मंथ का कोर्स था। तो वो रेडियो का कोर्स था, तो उसमें हमें सिखाया गया कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब मैं जॉब भी कर रही थी अपने NGO में, तो उधर भी एक न्यूज़लेटर छपता था आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। तो उसमें भी मैं को एडिटर रही हूँ। और फिर आगे भी मैं दूरदर्शन में, कृषि दर्शन में टीवी एंकर थी। क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है कि साइंस इज ऑफ नो यूज टू द सोसाइटी इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी। बिल्कुल सही तो बात। अगर आप इतना रिसर्च कर रहे हो बट अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो टू द कॉमन पर्सन, तो इट्स ऑफ नो यूज। तो इसलिए मैंने हमेशा अपना फोकस रिसर्च पे भी रखा है और साथ ही साथ हेल्थ अवेयरनेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे फील्ड में। बिल्कुल, यही मैं सोच रही थी जब मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक रिसर्च का जो आपने सब्जेक्ट उठाया है, तो ये पहले ही वो समाज सेवा की चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ आप मीडिया से जुड़ी हैं, तो मीडिया कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस अवेयरनेस के लिए, जन स्वास्थ्य और पोषण के लिए? मीडिया तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि देखिए आजकल हर घर में टीवी है, रेडियो है, फ़ोन है और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है मीडिया
एक एक चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, टोबैको एडिक्शन हो, न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ के लिए मीडिया काम आ सकता है। एंड बहुत मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत क्रिएटिविटी है इस फील्ड में, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, सॉन्ग्स, प्लेस, थिएटर। तो मीडिया का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जब हम मीडिया के थ्रू अवेयरनेस पर जाते हैं, जब जागरूकता की बात होती है, तो जो आपने बताया कि इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बहुत सारे प्लेज, म्यूजिक, सॉन्ग्स जो भी और एक्ट वगैरह, तो वो लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग उन चीज़ों को समझ भी पाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो आपकी रिसर्च और आपकी इस जर्नी की बात हुई। अब ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जैसे आपने एक विषय चुना, आपने रिसर्च किया, तो आगे किस तरह से आप समाज को सहयोग कर सकती हैं इस विषय के साथ? जी देखिए, मेरा अभी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है। जैसे मैंने कहा कि वो सर्वे पढ़ा मैंने, फिर कितना कितना इम्पॉर्टेंट है वो। जैसे अभी आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज दे आर स्टंटेड और 19% वेस्टेड है। और बिहार का तो और बुरा हाल है। अगर इंडिया का 35 है तो बिहार का 43 है। तो बिहार हर लेवल में काफ़ी पीछे है इसमें। और अगर हम अनीमिया की भी बात करें इन वुमेन, तो मतलब मोर देन 50% ऑफ वुमेन अनीमिक है और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मतलब अगर 52% था अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी 57% हो गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सेम इन बिहार 60 से 64% हो गया। तो मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है एंड इस पे फोकस देना बहुत ज़रूरी है कि इतने हेल्थ प्रोग्राम्स के बावजूद भी, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, फिर भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मेरे लिए ये फील्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इसी में आगे काम करना चाह रही हूँ। और इसीलिए आगे मैं एक और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अभी ज्वाइन करने वाली हूँ। वो न्यूट्रिशन एंड बायोमेडिसिन से रिलेटेड है। अच्छा। तो उसी के आगे मैं इसी फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ। तो मुझे सुनने में आया ये पढ़ने के लिए आप और ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, तो और अच्छी जगह जाना चाहती हैं। कहाँ जाना चाहती हैं आप? जी मैंने इस कोर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई किया था 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा उधर एडमिशन हो गया तीनों जगह। अच्छा। तो लकीली मेरा जर्मनी के बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। चलिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो उधर ही होपफुली मैं ज्वाइन करूँगी आफ्टर 2 months एंड आगे और रिसर्च करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत, सबसे बड़ी बात, ये बहुत नोबल कॉज है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं, आप रिसर्च कर रही हैं, पूरी तरह से वो समाज के लिए है। अभी आपने बताया कि बिहार में ख़ास तौर पर बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं ही हैं। स्त्रियों में जो आपने बताया कि एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो आखिर वजह क्या हो सकती है? एक तो ये मुझे पता है कि औरतें खुद पे ध्यान नहीं देती हैं, पर अब तो बहुत अवेयरनेस आई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब औरतें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं, फिर भी ये रेशियो बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक इंटरजनरेशनल साइकिल होता है। अगर मैटरनल हेल्थ नहीं है अच्छा, तो चाइल्ड हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा ही। तो इसलिए वो बोलते हैं जो फर्स्ट 1000 days होता है, जो राइट फ्रॉम कंसेप्शन जब तक बच्चा 2 साल का हो जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन पीरियड है जब आप बच्चों के हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकते हो। अच्छा। तो और कॉजेज़ इसका यही है कि इवन दो हेल्थ प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस है, उस लेवल तक नहीं है। उतना हेल्थ रिसोर्सेज नहीं है और मतलब वही है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गया है, जंक फूड बहुत हो गया है। अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो ओवर न्यूट्रिशन भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, प्री डायबिटिक हो रहे हैं। तो मतलब इंडिया में अभी डबल बर्डन है, तो दोनों तरफ से इस पे फोकस करना चाहिए। एक जैसे एक आम बात जो घरेलू एक महिला हर बोलती है कि बच्चा बात नहीं सुनता, नहीं खाता है, खाना बना हुआ घर का वेस्ट करता है और बाहर के खाने की जिद करता है। कई बार बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो हेल्थ और टेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है कि बच्चे बात सुने और खाएं? वो तो हर मम्मी की शिकायत है, सुनता नहीं है, खाता नहीं है, बेटी नहीं खाती है, ये है समस्या। तो इसको किस तरीके से हम ला सकते हैं कि बच्चों को समझाएं या उनको जो दे वो टेस्टी और न्यूट्रिशियस दोनों हो?
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को क्लियरली समझाना चाहिए कि ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। जब तक बच्चा नहीं समझेगा उससे समझ में नहीं आएगा कि वो ऐसा खाना क्यों खाए जो उसे पसंद नहीं है। एंड सेकेंडली उसे समझाने के बाद मदर की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ कुछ नए रेसिपीज़ बनाए, हेल्दी रेसिपीज़ बनाए, जिससे बच्चा का भी इंटरेस्ट रहे और वो एंजॉय भी करे उस खाने के लिए। सही और बात। आदत नहीं डालना चाहिए, मतलब हाँ, जंक फूड का थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। आपके विषय से अलग एक और सवाल है कि अभी आपने बताया मम्मी और बच्चे की बात पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वजह वर्किंग लेडी होना भी है कि वो ज़्यादा बिजी हैं, तो उनका टाइम इतना बढ़ जाता है कि ना वो बच्चे पे ध्यान दे पाती हैं ना खुद पे। तो ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर वर्किंग मदर नहीं पूरा टाइम दे पाती है। इनफैक्ट अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की भी बात करें तो WHO रिकमेंड करता है कि अप टू 2 इयर्स ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, बट उतना तो लीव्स ही नहीं मिलता वर्किंग मदर को। तो वो फॉर्मूला फीड देते हैं और ये सब करते हैं, बट अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज जितना हेल्दी ब्रेस्ट मिल्क है उतना फॉर्मूला फीड ऑब्वियसली नहीं है। तो थोड़ा वही मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि क्या किया जाए, समस्या तो है। कर सकते हैं, मतलब बिफोर नाइट जैसे कटिंग वटिंग कुछ भी हो वो बिफोर नाइट कीजिए। एंड यू नो अगर हस्बैंड है उनका हेल्प लीजिए कि वो भी हेल्प करें। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि कुछ तो समस्या तो है, समाधान निकालना ज़रूरी है, तो अपने अपने हिसाब से किसी भी तरह से उसको करके मैनेज, मतलब प्रायोरिटी देनी है न्यूट्रिशंस को, कि कितना हम खा सकते हैं जो न्यूट्रिशियस हो, साथ में उसको कैसे टेस्टी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी इंटरनेट बहुत हेल्पफुल है इन चीज़ों में, कि हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं देखने जानने के लिए। अभी अपने हस्बैंड की बात की, तो आपसे भी जानना चाहूँगी, आप शादीशुदा हैं? जी, मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड, जैसे आप इतना काम कर रही हैं, फिर आप बाहर विदेश जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो कैसे मैनेज करती हैं घर, हस्बैंड और बाहर की पढ़ाई? शादी के बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं और थोड़ा एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, बट लकीली आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड, और वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, नॉट जस्ट मेरे करियर को लेके, इवन हाउस होल्ड कोई भी काम होता है हमेशा हमारा 50-50 रहता है। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो दूसरा काम कर रहे हैं, तो इस मामले में उनका काफ़ी सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा से मुझे इंकरेज किया है कि मैं अपना करियर परस्यू करूँ और स्टडीज़ आगे जो मेरा मन है वो मैं करूँ। चलिए, ये सुन के बहुत सुकून मिला मुझे, और साथ ही आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सोफिया अहमद जी के पतिदेव, आपको मैं शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसलिए ना कि मतलब ये तो अपार्ट फ्रॉम द जोक, ये एक आसान सी बात है, लोगों को ये समझना चाहिए, अगर पति समझते हैं हस्बैंड्स और सपोर्ट करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़कियां, औरतें जो आगे बढ़ती हैं, तो मुझे लगता है आपके हस्बैंड बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारी सोसाइटी के लिए, जो इतना सपोर्ट करते हैं। सो सीरियसली थैंक यू सो मच। और इतनी चीज़ें तो आपके बारे में हमने जान ली, आप प्रेजेंटर हैं, आप रिसर्चर हैं, आप इतना कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए तैयारी में लगी हुई हैं। आपकी अपनी पर्सनल हॉबीज़ क्या है? पर्सनल टाइम में मैं कभी कभी गार्डनिंग पसंद करती हूँ, और कभी टाइम मिला तो पेंटिंग भी करती हूँ। एंड स्पेशली मुझे बेकिंग एंड कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अलग अलग क्विजीन बनाती हूँ, चाहे इटालियन हो, ग्रीक हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो। मैं हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ट्राई करती हूँ। नॉट जस्ट दैट, मैं हेल्दी स्वैप करने का कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ अनहेल्दी है तो कुछ हेल्दी कि जो सिखा रही हूँ वो अपनाऊँ भी ज़रा, तो बिल्कुल वैसा भी मैं ट्राई करती हूँ। तो वो मेरा बहुत पैशन है, मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और सबको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो वक्त कैसे मिल पाता है आपको, क्योंकि मुझे लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है आपको, और फील्ड वर्क भी है आपका, तो इसमें से वक्त कैसे निकाल पाती हैं अपने लिए, कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली वक्त निकल ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कुकिंग करना ही होता है, तो हमेशा दाल रोटी बोरिंग हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नया बनाऊँ ताकि हमें भी चेंज मिले। और मेरा हॉबी भी है तो मैं एंजॉय भी करती हूँ। अगर आप कुछ एंजॉय करते हो तो वो वर्क नहीं लगता। बिल्कुल, और वो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बन पाता है, या जो भी आप काम करती हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी, बिल्कुल। आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट खास करके, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, या बहुत लोग, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। तो आने वाले समय के लिए आप क्या बताना चाहेंगी, जो स्टूडेंट्स इसमें काम करना चाहते हैं वो कैसे पढ़ाई करें और किस तरीके से आगे बढ़ें कि वो इस चीज़ों को अपना कर वो भी हेल्थ सेक्टर में काम कर सकें?
तो पब्लिक हेल्थ एक थोड़ा नया फील्ड है, अभी उतना अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, बट बहुत यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी न्यूट्रिशन के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, और काफ़ी टाइम डॉक्टर्स भी आफ्टर MBBS आफ्टर BEMS वो आके MPH का डिग्री लेते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, अगर आप कम्युनिटी का हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग फील्ड। बहुत सुकून मिलता है ये जान के कि आपका काम नॉट जस्ट वन पर्सन, पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट कर रही है। तो अगर आपको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस फील्ड में आने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है। तो ये बात तो हुई हमारी हायर एजुकेशंस के बाद। क्या आपको लगता है कि इस तरह के सब्जेक्ट को स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे, ज़्यादा मुश्किल छोटे बच्चों के साथ होती है, तो अगर उनके सब्जेक्ट में आएगा तो शायद वो ज़्यादा समझ सकें? आपकी क्या राय है? हाँ, ऑफ कोर्स स्कूल में तो ऑब्वियसली आना चाहिए, बिकॉज पब्लिक हेल्थ ऐसा है कि वो हर एज लेवल को इम्पैक्ट करता है। तो हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं बच्चों के साथ कि कैसे आपका हेल्थ हुआ, या कैसे आप अपने ग्रुप में हेल्दी डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि पीयर प्रेशर भी बहुत होता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। तो अगर ये अवेयरनेस है कि हाँ, ऐसे करने से हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है, ये खाने से हमारा हमारा ग्रोथ हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, अगर ये सब नॉलेज हो उन्हें, या अगर ये करिकुलम में ही सिखाया जाए, इनफैक्ट कैंटीन्स वगैरह में भी अगर हेल्दी ऑप्शन दिया जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछ रही थी, बोलते बोलते आपकी बातों में मैं भूल गई मैं क्या पूछने वाली थी। जब हम खाने की बात करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि लोग खाने पर ध्यान देने से ज़्यादा दवा पर ध्यान देना पसंद करते हैं। छोड़ो, खा लिया, जो भी खा लिया है, इसके बाद कुछ खाना डाइजेशन टैबलेट्स ले लेंगे, या फिर जब बीमार पड़ेंगे तो देखा जाएगा। ये एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है। तो किस तरीके से हम लोग इस माइंडसेट को बदल सकते हैं? क्योंकि बहुत करीब से मैंने ये देखा है, कई बार हमारे साथ भी होता है, आज पार्टी है, चलो आज खा लेते हैं, कल की कल देखेंगे। हाँ, देखिए, कभी कभी अगर आप एंजॉय करें, चीट मील्स रखें तो इट्स ओके, बट अगर आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है एंड यू नो कि ये एक ऐसा चीज़ है जो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अपनाइए। और जैसे कि आपने कहा कि खाना बस खा लेते हैं, बट द ट्रूथ इज़ यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर जो आप खाते हो वैसा आपका हेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे जो आपके बॉडी को अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली आपका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी उसी तरीके से होगा। और जहाँ तक दवा की बात है, मेडिसिन की हमने बात की, तो लोग बीमार पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि आजकल डॉक्टर और दवाएं बहुत आसानी से हमारे पास अवेलेबल हैं, तो चलो बीमार पड़ भी गए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी समझाना है लोगों को। इस बारे में आपका क्या कहना है? साइड इफ़ेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं? जी, साइड इफ़ेक्ट्स तो होता है, और आजकल एंटीबायोटिक्स भी इतना कॉमन हो गया है कि अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। उस पर भी WHO बहुत रिसर्च कर रहा है, क्योंकि इतना लोग एंटीबायोटिक खा लिए कि बैक्टीरिया भी अब रेजिस्टेंट हो गए हैं, कि अब उन पे असर ही करना छोड़ दिया है। तो ये याद रखिए कि दवा अल्टीमेटली एक ड्रग ही होता है, एंड वो ज़्यादा कंज्यूम करने से आपके ही हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। जो नेचुरल चीज़ है, जो हेल्दी चीज़ है, घर का खाना हुआ, जैसे अगर आप 4 मैरी बिस्किट लें और 1 आलू पराठा लें, उससे ज़्यादा हेल्दी आलू पराठा होगा आपके लिए। अच्छा। क्योंकि मैरी बिस्किट प्रोसेस्ड होता है, रिफाइंड होता है, एंड इतने उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, और आलू पराठा फ्रेश होता है, हेल्दी होता है, घर का खाना होता है, वो ज्यादा हेल्दी है। वो प्रेफर कीजिए। यही सारी चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, जो पता नहीं है। अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो सोफिया जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। बहुत अच्छा लगा बातें करके, और मोरओवर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर सीखूंगी कि बेकिंग हम किस तरह से मैक्सिमम हेल्दी बना सकते हैं। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच, और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी लाने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी आपको। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खाना छोड़ना नहीं है, खाने के तरीक़ों को बदलना है। तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।